Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 5, contribution of Muslim scientists. Contribution of Muslim scientists में आज हम अबू रेहान अल बैरूनी पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अबू रेहान अल बैरूनी की जानिब बढ़ें, बेटा आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक करें, ठीक है बेटा। तो आज हमारा लेक्चर है अबू रेहान अल बैरूनी। अबू रेहान अल बैरूनी का कंट्रीब्यूशन बेटा साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा है। जैसे आप इनको बैकग्राउंड में आपको इसकी पिक्चर नज़र आ रही है बेटा। अबू रेहान अल बैरूनी जो है वो पैदा हुए थे इन बैरून अफ़गानिस्तान में। बैरून अफ़गानिस्तान का एक कस्बा है, गांव है, शहर है बेटा। वो पैदा हुए थे 973 AD में। अब इनका कंट्रीब्यूशन किया था बेटा। अब देखें आपके पास ही रोट मोर देन 150 बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, यानी उन्होंने 150 के करीब किताबें लिखी थी मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर। अब बेटा कुछ मज़ामीन जो हैं आपके सामने मौजूद हैं, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं। मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फ़िज़िक्स है, जियोग्राफ़ी है, कल्चर, कंपैरेटिव रिलीजन्स, कॉस्मोलॉजी, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। अब बेटा इसमें से आप तकरीबन 4 के बारे में वाकिफ़ हो गए। मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी आप पढ़ रहे हैं, फ़िज़िक्स भी आप पढ़ रहे हैं बेटा, बायोलॉजी भी आप पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास जैसे आपके पास हिस्ट्री है बेटा। हिस्ट्री से क्या मुराद है बेटा? हिस्ट्री मीन्स यानी जो पहले के लोगों के बारे में, लोग किस तरह से रहते थे, ठीक है बेटा। किसी भी एक मिसाल के तौर पे आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो वो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। किसी भी साइंसदान की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जैसे आइंस्टाइन की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं बेटा। तो ये हिस्ट्री है। या इसी तरह किसी शहर की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं कि वो शहर किस तरह से आबाद हुआ, तो हिस्ट्री है। इसी तरह बेटा कल्चर है। अब कल्चर में आपके पास मिसाल के तौर पे अगर आप ड्रेस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 4-5 कल्चर अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे सिंधी कल्चर है, बलोची कल्चर है बेटा, ठीक है, पश्तून कल्चर है, ठीक है बेटा, पंजाबी कल्चर है। तो ये कल्चर में ड्रेसअप होते हैं हम, ठीक है बेटा। अब कल्चर में डिफरेंट इवेंट्स भी आ जाते हैं बेटा, वो भी कल्चर का हिस्सा होते हैं। इसी तरह कंपैरेटिव रिलीजन्स है। कंपैरेटिव रिलीजन से क्या मुराद है बेटा? यानी रिलीजन्स को आप कंपेयर करके कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जैसे मुस्लिम रिलीजन, हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी रिलीजन्स है बेटा उन सब की आप स्टडी करते हैं। ये कंपैरेटिव रिलीजन कहलाता है। फिर आपके पास है बेटा जियोलॉजी है। जियोलॉजी मींस होता है आपके पास बेटा स्टडी ऑफ अर्थ। अब आपको जो 2-3 कॉस्मोलॉजी है, जियोग्राफ़ी है, आर्कियोलॉजी है, ये आपको स्लाइड के ज़रिए मैं समझाता हूँ बेटा। व्हाट इज़ कॉस्मोलॉजी? कॉस्मोलॉजी बेटा आपके लिए एक नई फील्ड है, नई ब्रांच है, नया नाम है, तो इस वजह से मैंने इसकी आपके सामने डेफिनेशन लिख दी है बेटा। कॉस्मोलॉजी क्या होता है बेटा? द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद द ओरिजिन एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। यानी ज़मीन की इब्तदा किस तरह से हुई, उसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। इसके बाद बेटा जियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी भी आपके लिए नया लफ्ज़ है बेटा। जियोग्राफ़ी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया मीनिंग टू डिस्क्राइब द अर्थ, यानी अर्थ के बारे में बताना, ये जियोग्राफ़ी कहलाता है। अब इसमें क्या होता है बेटा? जियोग्राफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ बोथ द फिज़िकल एंड ह्यूमन फीचर्स ऑन द अर्थ। यानी आप किसी भी एरिया की अगर आप जियोग्राफ़ी बताना चाहते हैं, जब आप बताने लगेंगे तो मिसाल के तौर पे आप एक किसी भी ज़मीन के खित्ते की जियोग्राफ़ी बता रहे हैं, तो उसके जो आसपास में जो चीज़ें होंगी, जगहें होंगी बेटा, उसको आप डिफ़ाइन करेंगे, यानी उसका जोग्राफिया बताएंगे कि यहाँ पर इसके बराबर में कैनाल से, इसके बराबर में माउंटेन से, इसके ईस्ट में ये है, इसके वेस्ट में ये है। तो ये आपको क्या बताएगा बेटा? जियोग्राफ़ी बताएगा, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी बेटा जैसे आपके पास डिफरेंट हिस्टोरिकल ह्यूमन the study of human history and prehistory through the excavation of sites and analysis of artifacts and other physical remains।
यानी अगर आप आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले कोई चीज़ ह्यूमन की है या ह्यूमन के अलावा किसी और चीज़ की है बेटा, कोई भी साइट की आप एक्सकेवेशन करते हैं तो उसमें से जो रिमेन्स जो होती हैं, जो निकलती हैं चीज़ें बेटा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एक्सकेवेशन करते हैं तो जैसे आप मोहनजोदड़ो के बारे में आपने नाम सुना है, 9th में आप पढ़ के आ चुके हैं बेटा। तो उसमें आपके पास डिफरेंट ऑर्नामेंट्स आपको मिले, डिफरेंट आपको यूटेंसिल्स मिले, ठीक है बेटा, या डिफरेंट आपको ह्यूमन जो है वेस्ट जो था ह्यूमन की जो ये कह सकते हैं बेटा, जैसे आपके पास बोन्स हैं वो आपको मिली, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, हड्डियाँ जो होती है बेटा ह्यूमन की, वो आपको वहाँ से मिली, ठीक है बेटा। तो ये क्या है बेटा, आर्कियोलॉजी है, ठीक है। यानी आर्कियोलॉजी का मकसद क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स एंड द एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर फिजिकल रिमेन्स, ठीक है बेटा। अब इसके बाद है जियोलॉजी। अब जियोलॉजी का मकसद क्या होता है बेटा, ज़मीन के बारे में स्टडी करना। अब ज़मीन के बारे में हम क्या स्टडी करते हैं, देखिए आपके पास स्लाइड में आपको वाज़े नज़र आ रहा है बेटा। कुछ चीज़ों को मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। जैसे आप रॉक्स की बात करते हैं तो रॉक्स होती हैं बेटा, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सही है बेटा, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, ठीक। इसी तरह आप अर्थ के बारे में जब स्टडी करते हैं तो आप वॉल्केनो के बारे में स्टडी करते हैं, जिससे आप आतिफिशा कहते हैं बेटा, जिसमें से लावा निकलता है बेटा, ठीक है बेटा। या आप अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं, जिसे आप सिस्मोलॉजी कहते हैं बेटा, यानी अर्थक्वेक किस तरह से पहले आया हुआ है। या आप सपोज करें फ्लड के बारे में स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं बेटा। यानी आपके पास जितनी भी ये फिज़िकल रिसोर्सेज जो हैं, जो ज़मीन के अंदर जो मौजूद है बेटा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप सोना ज़मीन से निकालते हैं, पहाड़ों से निकालते हैं, या कोई भी मिनरल्स होते हैं बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी आप निकालते हैं ज़मीन से, उसको आप क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है बेटा। उसके बाद अल-बेरूनी का एक और जो कंट्रीब्यूशन था, जो कारनामा था, वो ये था, अल-बेरूनी ने डिटरमाइन किया था सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ से मुराद क्या है बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ से मुराद है ये जो आपकी सर्किल की जो बाउंड्री होती है बेटा, उसको आप सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी इसको अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, द इनक्लोजिंग बाउंड्री ऑफ अ सर्किल इज़ कॉल्ड सरकमफेरेंस, ठीक है बेटा। ये सर्किल के लिए होता है। अगर इसके अलावा कोई और शेप है, जैसे रेक्टेंगल है, आपके पास स्क्वायर है, तो उसके चारों तरफ की शेप को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो बेटा उसको आप कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अल-बेरूनी ने एक काम और किया था बेटा, अल-बेरूनी डिस्क्राइब द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझने से पहले बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। जैसे ये लाइन जो आपके पास जा रही है बेटा, इसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है बेटा। और ये जो लाइन इस तरह स्ट्रेट जा रही है, इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन, ठीक है बेटा। यानी अगर हॉरिजॉन्टल में कोई चीज़ होगी तो उसको हम लैटिट्यूड कहेंगे बेटा, और अगर वर्टिकल में होगी तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, लॉन्गिट्यूड कहेंगे, सही है बेटा। तो अल-बेरूनी वो साइंसदान थे बेटा जिन्होंने, अल-बेरूनी साहब ने क्या किया था बेटा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमें डिफ़ाइन किया था, ठीक है बेटा, डिस्क्राइब किया था, ओके बेटा। उसके बाद अल-बेरूनी ने क्या किया बेटा, ही फाउंड द डेंसिटीज़ ऑफ वेरियस मेटल्स। अब आप बोलेंगे सर डेंसिटी क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे डेंसिटी को डिफ़ाइन कर दिया। डेंसिटी का मकसद होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, यानी जितने भी मटेरियल्स होते हैं बेटा उन सब की डेंसिटीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो काम किया था वो मेटल्स के बारे में किया था, तो मैंने मेटल की डिफरेंट डेंसिटीज़ लिख दी बेटा, क्योंकि मास जो है, मास का यूनिट आपके मालूम है बेटा किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, ठीक है बेटा। और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर आपको CGS सिस्टम में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी गिवन है बेटा। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी आपको दी हुई है 2.70, कॉपर है 8.94, गोल्ड 19.3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास है डेंसिटी, ओके। उसके बाद ही डिस्कस द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून, यानी अल-बेरूनी ने डिस्कस किया कि मून किस तरह से मूव करता है, अर्थ किस तरह से मूव करती है बेटा, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बेटा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने
लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और 4 अभी तक नहीं देखा है बेटा तो आप लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।